मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद। कल जो आपकी ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें आपने लोकतांत्रिक समाजवाद के जो गुण हैं उनके बारे में चर्चा की थी। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोकतांत्रिक समाजवाद के जो अवगुण हैं या जो दोष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि लोकतांत्रिक समाजवाद के दो सिद्धांत हैं या जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को अध्ययन करने पर, उन मान्यताओं से ही या सिद्धांतों से ही जो बताए गए थे उनके आधार पर ही लोकतांत्रिक समाजवाद के गुणों की व्याख्या की गई थी। जैसे लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति के दोषों का अंत करता है, ये उसका पहला गुण था। दूसरा बताया था कि प्रतियोगिता एवं संघर्ष के स्थान पर सहयोग पर बल देता है, कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो प्रतियोगिता और संघर्ष के स्थान पर एक सहयोग पर बल देता है। लोकतांत्रिक समाजवाद समाज को न्यायपूर्ण ढांचा प्रदान करता है और वास्तविक समानता भी प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण कुछ जो उसके गुण थे उनके बारे में अपन ने चर्चा करी। आज हम अवगुण या दोष के बारे में चर्चा करते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के विभिन्न अवगुण भी पाए जाते हैं या आलोचकों ने उनकी आलोचना की है और उनमें कुछ दोष बताए हैं। जैसे नंबर 1 कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। किस प्रकार से? कि लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति व समाज की समस्या पर मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण पर विचार करता है? आर्थिक दृष्टिकोण पर। और जीवन के जो दूसरे पक्ष हैं उनके प्रति वो उदासीनता दिखाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि लोकतांत्रिक समाजवाद श्रमिक वर्ग का दर्शन है और यह स्वयं को मुख्यतः श्रमिकों की समस्या तक ही सीमित रखता है। तो एक संकीर्ण दृष्टिकोण ही हुआ। तो आलोचकों का यह मत है कि आर्थिक समस्याएं संपूर्ण जीवन का एक अंग मात्र है। संपूर्ण जीवन स्वयं में बहुत विस्तृत है। जैसे व्यक्ति जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या हल होने के बाद एक सुंदर जीवन भी व्यतीत करना चाहता है। और आपको पता होगा कि समाजवादी दर्शन में ऐसे दृष्टिकोणों का हमें अभाव दिखाई दिया, ये आलोचक कहते हैं। तो इसी प्रकार समाज में निर्धन और जो श्रमिक वर्ग के साथ साथ मध्य वर्ग एवं उच्च वर्ग भी होता है, किंतु लोकतांत्रिक समाजवाद इनकी उपेक्षा करता दिखाई दिया है। तो निष्कर्ष रूप में कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आलोचक ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, इसलिए उसमें अवगुण है या उसमें दोष है या उनकी हम आलोचना करते हैं। दूसरी बात कि यह मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल भी है। वो किस प्रकार से? कि लोकतांत्रिक समाजवाद यह मानकर चलता है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत हित की तुलना में सार्वजनिक हित को अधिक महत्व देता है, किंतु उनकी यह मान्यता मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल है।
और मनोविज्ञान तथ्य क्या है? आप सभी को पता होगा कि मनोविज्ञान तथ्य यह है कि मनुष्य सार्वजनिक हित की तुलना में व्यक्ति हित को अधिक महत्व देते हैं। यह व्यक्ति का स्वभाव है कि वह मात्र उन्नति से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक उन्नति करने पर ही उसे संतोष व गौरव अनुभव प्राप्त होता है। और मनुष्यों के बीच प्रतियोगिता एवं होड़ एक स्वाभाविक तथ्य है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से लोकतांत्रिक समाजवाद की समानता की जो धारणा है, वो धारणा भी अवास्तविक एवं अनुचित है। व्यक्तियों में बुद्धि, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता आदि जो हैं, इस दृष्टि से हमें अंतर देखने को मिलता है और इसलिए उनकी उपलब्धियों में भी अंतर होना उचित है। किंतु लोकतांत्रिक समाजवाद इन अंतरों की उपेक्षा करके मनुष्य के बीच समानता की स्थापना चाहता है, जो संभव नहीं है। यदि योग्यता की दृष्टि से असमान व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार समानता स्थापित कर दी जाए तो यह समानता बनावटी, अवास्तविक एवं अनुचित होगी और इसलिए अंत में अस्थायी भी सिद्ध होगी। तो ये कहा गया है, या ये आलोचक कहते हैं, या इसमें ये दोष है कि लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल भी है। तीसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में नैतिकता संबंधी दोष भी हमें देखने को मिलते हैं। वो कैसे? कि लोकतांत्रिक समाजवादी विद्वान अपनी विचारधारा को नैतिक बताते हैं, किंतु आलोचक क्या कहते हैं, या आलोचकों का क्या मत है कि इसमें निम्नलिखित नैतिकता संबंधी दोष पाए जाते हैं। जैसे परंपरा से नैतिकता एवं सदाचार का मुख्य आधार धर्म रहा है, किंतु लोकतांत्रिक समाजवादी धर्म को अबुद्धिवादी मानकर उसकी उपेक्षा करते हैं। इससे समाज में नैतिकता का परंपरागत आधार कमजोर होता है। दूसरा, परिवार के बारे में वे मात्र भौतिक एवं लैंगिक दृष्टि से विचार करते हैं और इससे पारिवारिक जीवन की नैतिकता व शुचिता कमजोर होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो दोष है वो ये कहा जा सकता है कि समाजवाद के अनेक राजनीतिक दोष भी हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से? जैसे कि शक्ति का केंद्रीकरण होता है, कि लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में राज्य राजनीतिक कार्यों के साथ ही अनेक आर्थिक कार्यों को करता है। राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, जो एक प्रकार सत्तावाद को जन्म देता है और इससे लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में स्वयं लोकतंत्र की स्थिति कमजोर होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये शक्ति का केंद्रीकरण होता है। इसमें नौकरशाही के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक प्रकार से खतरनाक व्यवस्था कही जा सकती है। नेक्स्ट जो उसका दोष कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से राजनीतिक समाजवाद के जो राजनीतिक दोष मैंने अभी बताए, शक्ति का केंद्रीकरण, नौकरशाही दोष से उत्पन्न होता, उसी प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवाद में अनेक कुछ आर्थिक दोष भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे समय व धन का अपव्यय होता है। आपको सभी को पता होगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद में सभी कार्य राज्य कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं, जिनके कारण समय तथा धन का अत्यधिक अपव्यय होता है। राज्य कर्मचारी निर्णय लेने में तथा कार्य करने में अत्यधिक समय बर्बाद करते हैं और सरकारी कारखानों पर घाटा होने पर उनके हितों पर विपरीत असर पड़ता है। तो अतः वे आर्थिक सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि उत्पादन में कमी आती है, उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। एक उसका दोष ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र एवं समाजवाद परस्पर विरोधी भी है। आलोचक क्या कहते हैं कि लोकतंत्र एवं समाजवाद दो अलग अलग अवधारणाएं हैं और इनकी प्रकृति में परस्पर विरोध है। अतः इन दोनों के संयोग द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद नामक जिस विचारधारा का निर्माण किया गया उसमें अंतर्विरोध है। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता पर बल देता है, जबकि समाजवाद समानता पर बल देता है। समाजवाद
समानता की प्राप्ति के लिए विभिन्न नियंत्रणों की व्यवस्था करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में सैद्धांतिक अंतर्विरोध है। और जो एक विद्वान है E.S. बर्न ने तो यही कहा कि इस अंतर्विरोध के कारण व्यवहार में लोकतंत्र अथवा समाजवाद इसमें से किसी एक को ही अपनाया जा सकता है, दोनों को एक साथ नहीं अपनाया जा सकता। ठीक है ना। तो लोकतंत्र और समाजवाद परस्पर एक दूसरे के विरोधी भी है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली द्वारा पूंजीवाद का नाश असंभव है। एक और दोष भी उसमें पाया जाता वो है कि लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य मूलतः पूंजीवादी राज्य है। वो किस प्रकार से, तो आलोचक क्या कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य एक नए प्रकार का पूंजीवादी राज्य होता है। यह उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की जिस नीति का पालन करता है उसमें व्यक्तिगत पूंजीवाद का नाश हो जाता है, किंतु वास्तव में नाश तो होता ही है, किंतु वास्तव में राजकीय पूंजीवाद की स्थापना होती है। इससे श्रमिकों की स्थिति में कोई आधारभूत सुधार नहीं होता है और श्रमिकों को पूंजीपतियों के स्थान पर उन प्रशासनिक अधिकारियों से संघर्ष करना पड़ता है जो इस राष्ट्रीयकृत उद्योगों का संचालन करते हैं। तो ये उनमें अनेक दोष पाए जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप से आप कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि यद्यपि लोकतांत्रिक समाजवाद की कटुतम आलोचना की गई है और इस विचारधारा में यह आधारभूत दोष भी बताया जाता है कि इसके अर्थ एवं प्रकार के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं, किंतु इसकी अधिकांश आलोचनाएं एक प्रकार से भ्रमपूर्ण कही जा सकती हैं और कुलीन एवं पूंजीपति वर्ग के अलावा साम्यवादी द्वारा की गई आलोचनाएं हैं। तो इन आलोचनाओं के बावजूद लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्ष में अनेक बातें कही जा सकती है। वस्तुतः जैसे यह संसदीय पद्धति के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना चाहता है जो व्यक्तिगत लाभ, आर्थिक शोषण, शक्ति के दुरुपयोग आदि के पूंजीवादी दोषों से मुक्त हो। तो मूलतः लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्तिवाद की विरोधी विचारधारा है। जहां व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता है, लोकतांत्रिक समाजवाद समाज को महत्व देता है। और लोकतांत्रिक समाजवाद चाहता है कि राज सत्ता का प्रयोग सार्वजनिक हित की वृद्धि के लिए हो और इसलिए वह राज्य के कार्यों की वृद्धि का समर्थन करता है। तो ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद का आपका जो टॉपिक है, ये एक प्रकार से उसके गुण और दोष यहाँ खत्म होते हैं। अब इसमें आप थोड़ा ये बता सकते हैं, इन बारे में अपन चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य और जो साधन है, या लोकतांत्रिक समाजवाद के जो विभिन्न विचारक हैं या प्रतिनिधि विचारक जैसे हेराल्ड जोसेफ लास्की है, उनके विचार के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। तो इनकी जो चर्चा है, इनकी जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें अपन इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।